हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी के सिलेबस से जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे और ये क्लास जो होगी, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपको लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे लिखने हैं। और बीच में आपको ये खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बीच में जो भी पॉइंट्स आती है उसको आपको खुद लिखना है। बस मैं आपको बताते चलूंगी कैसे क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगी, 2 क्वेश्चन दिखाऊंगी और लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगी और ये प्रोसेस कैसे होती है ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो ताकि जितने बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो भी बच्चे आ जाएं, ताकि उनका भी कहीं ना कहीं भला हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, आवृत्तबीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, आवृत्तबीजी। ठीक है, पहले आवृत्तबीजी का मतलब समझो। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये भी तक नहीं पता होगा कि आवृत्तबीजी का मतलब क्या होता है। देखो आवृत्त, ठीक है, आवृत्त का मतलब होता है आवरण। ठीक है, और बीजी का मतलब होता है बीज। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे बीज, ठीक है, ऐसे बीज जो बीज आवरण से, ठीक है, ऐसे बीज जो बीज आवरण से, ठीक है, किससे, बीज आवरण से ढके होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज जो क्या होंगे, बीज आवरण से ढके होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आवृत्त बीज। ठीक है, तो ये मानो एक बीज है। ठीक है, ये क्या है, बीज है। बीज में 2 चीजें होती है ना। बीज के अंदर ये क्या होता है, इसका भ्रूण होता है। ठीक है, ये पूरी संरचना किसकी है, बीज की है ना। इस बीज के अंदर किसकी संरचना है, इम्ब्रियो की। इस इम्ब्रियो को बेटा हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। ओके, अब इस भ्रूण के 2 पार्ट्स होते हैं। ये एक होता है इसका मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। ठीक, तो ये क्या हो गया, मूलांकुर। तो मूलांकुर जो होता है वो मूल की वृद्धि करता है ना। और ये सॉरी, यहाँ पे होता है प्रांकुर। ठीक है, ये ऊपर क्या होगा, प्रांकुर। तो ये प्रांकुर जो होता है इसकी प्ररो की वृद्धि करता है। ठीक है, किसकी वृद्धि करेगा, प्ररो, यानी कि हम क्या बोलते हैं, तना कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा मूलांकुर। ये मूलांकुर जो होता है मूल यानी कि किसकी, जड़ की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मूल की भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये जो बीज है, इस बीज का क्या होता है, एक आवरण होता है। इसी आवरण से मानो ये इसका क्या है, इस बीज का ये आवरण है। तो इसी आवरण से क्या करते हैं, ये ढके होती हैं। ठीक है, ये आवरण होने की वजह से ये ढके होते हैं, जिससे जो बीज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, बीज क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे बीज जो बीज आवरण से ढके होते हैं उनको हम कहते हैं आवृत्त बीजी। तो ये जो ग्रीन वाला इसका क्या है, आवरण है। ठीक है, क्या है, आवरण है। और बीच में ये जो ऑरेंज वाली संरचना और इसके अंदर भ्रूण है, ये क्या है, बीज है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, आवृत्त बीजी। ठीक है, अब आपको इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्या करनी है, प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करनी, यानी कि गुरु बीजाणु जनन का जो क्रिया होता है उसको आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखो जो गुरु बीजाणु पुष्प के 2 भाग होते हैं। हालांकि पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है, जयांग, पुमंग, ठीक है, और बाह्य दल और दल से। तो जो बाह्य दल और दल होते हैं पुष्प का सहायक अंग होता है, और जो जयांग और पुमंग होते हैं ये पुष्प का क्या होते हैं, जननांग होते हैं। क्योंकि जयांग के अंदर मादा अंग, ठीक है, मादा युग्मक बनते हैं, और पुमंग के अंदर जो पुंकेसर का जो परागकोश होता है वहां पे नर, ठीक है, नर जननांग या नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गुरु बीजाणु जनन की जो क्या होती है, डिफिनेशन लिखोगे। ठीक है, तो आप उसकी परिभाषा क्या लिखोगे, गुरु बीजाणु जनन की, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है,
अब इस गुरु बीजाणु जनन में आप क्या लिखोगे? ठीक है, आंसर क्या लिखोगे कि बीजांड की, ठीक है, या तो बीजांड लिख सकते हो या बीजांड धानी भी लिख सकते हो, है ना, या तो गुरु बीजाणु, क्योंकि जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड काय होता है, उसको हम गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु धानी की, गुरु बीजाणु, ठीक है, धानी की मातृकोशिका में, मातृकोशिका में, ठीक है, मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या दौरान, ठीक है, भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश या, ठीक है, या तो भ्रूणकोश या तो मादा युग्मोद्भिद, क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद, ठीक है, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है या विकास होता है, ठीक है, विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, या अलग पे कुछ और अलग तरीके से भी क्या लिख सकते हो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, अगर आपको कुछ अलग तरीके से देना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, ठीक है, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, किससे, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को, ठीक है, क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर, है ना, मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर बनने, ठीक है, गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, ठीक है, बनने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले लिखोगे गुरु बीजाणु जनन। अब इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया का आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। अब यहाँ पे मानो अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो भी बना दो, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। अब देखो ये बनते कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, सबसे पहले देखो ये तो ये किस तरीके से वाला पार्ट्स होता है ना, ये क्या है, पिस्टिल है, क्या है, पिस्टिल है। ठीक, इसी पिस्टिल के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड, ठीक है, ये बीजांड है। ठीक है, तो इसी बीजांड की जो बीजांड काय होती है इसी को हम कहते हैं, या तो ये बीजांड काय है या तो ये क्या है, गुरु बीजाणु धानी है। ठीक है, तो इसी गुरु बीजाणु धानी की जो मातृकोशिका होती है, अब मानो, ठीक है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, स्त्री केसर, क्या है, स्त्री केसर, और ये जो स्त्री केसर होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने भागों से मिलकर, 3 भागों से। ऊपर होता है स्टिग्मा, ठीक है, बीच में होता है पतली सी जो नली होती है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये चौड़ा जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम कहते हैं ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ये जो संरचना है इसको कहते हैं बीजांड। ठीक है, और यही बीजांड को हम कहते हैं ओव्यूल, क्योंकि यही जो परिपक्व जो बीजांड होता है यही क्या बनाता है, बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अभी आप इस डायग्राम को बनाओगे, इसके बाद अगर आप यही डायग्राम बाहर निकालते हो
ठीक है। जब उस डायग्राम को आप बाहर निकालोगे तो कुछ इस प्रकार का वो डायग्राम आपको देखने के लिए नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसमें क्या है कि अभी जो मादा युग्मोद्भिद है ना, अभी जो आपको ये दिखेगा तो इसमें मादा युग्मोद्भिद का विकास ही नहीं हुआ है। बस इसके अंदर क्या दिखेंगे बेटा, ये सेल्स दिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको आप बीजाणु जनन उत्तक भी कह सकते हो। ठीक है, या तो बीजाणु जनन उत्तक। अब बीजाणु जनन उत्तक हम क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं इसको, हम कह बोलते हैं बीजाणु उत्तक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल्स है और बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है वो मिलकर क्या बनाती है, उत्तक को बनाती है। तो यहाँ पे जिसकी कोशिकाएं होती है ये मृदु उत्तक की बनी होती है। किसकी बनी होंगी, मृदु उत्तक की। यानी कि जो क्या होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, किसकी बनी होती है, मृदु उत्तक की बनी होती है। तो मृदु उत्तक कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। कालीन यानी कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होती है वो भी जीवित होती है। इसके साथ साथ जो कालीनकाइमा सेल्स होती है वो भी क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ की जो मृदु उत्तक सेल्स है यही कि, अब जरूरी नहीं है कि पूरी यहाँ की जितनी भी इसके अंदर सेल्स, अब इसमें एक सेल तो है नहीं, क्योंकि है क्या, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक का मतलब अगर कोई भी टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे बहुत सारी सेल्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ की एक, ठीक है, मानो एक सेल्स क्या करेगी, अपने आकार को बढ़ा देगी, है ना। यहाँ की मानो ये एक सेल क्या की, ये होती, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अधोस्तरी कोशिका। ठीक है, अब यही अधोस्तरी कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने आकार को बढ़ा देती है और आकार में वृद्धि करके ये चेंज हो जाती है परपशु कोशिका में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाती है, परपशु कोशिका में। इस परपशु कोशिका को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, तो ये भी आपके 2n है, और जो बीजाणु जनन उत्तक भी होते हैं क्या होते हैं, 2n ही होते, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ये क्या है, द्विगुणित ही है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे इनमें वापस से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अभी जो परपशु कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन। ठीक है, मानो इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया। अब समसूत्री विभाजन के बाद ये चेंज किसमें हो जाती है, दो सेल्स को बनाती है, और एक देखो दो सेल्स बनाती है, एक बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी बनाती है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। ठीक है, कितनी बना रही है, दो, दूसरी प्राथमिक पुंबीजाणु। ठीक है, गुरु बीजाणु। ठीक है, प्राथमिक गुरु बीजाणु बनाती है। ठीक है, गुरु बीजाणु कोशिका बनाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मानो अगर यहाँ पे इस डायग्राम में इसको देखोगे, मानो यहाँ पे ये आपका बीजांड है। ठीक है, अब इसी बीजांड के अंदर ये सारी जो क्रियाएं हो रही है। ठीक, अब इस बीजांड के अंदर बेटा बहुत सारी सेल्स है, लेकिन ठीक है, अब देखो इसके अंदर सेल्स तो आपको बहुत नजर आएंगी, है ना, ये भी सेल्स है ही, लेकिन इसके एक अधोस्तरी कोशिका, मानो यहाँ की सेल्स क्या करती है, विभाजित होती है, और विभाजित होके ये दो सेल्स में डिवाइड होती है। एक मानो यहाँ पे क्या बन गई, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक क्या बन गई, प्राथमिक पुंग बीजाणु या गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, दो सेल्स का निर्माण हुआ। एक क्या है, प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी जो सेल वॉल, ठीक है, प्राथमिक लेयर्स वाले सेल्स हो जाएगी, और एक प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, या तो यहीं पे ये नष्ट हो जाती है, ठीक है, या तो
यहीं पे ये नष्ट हो जाती है या तो वो वहीं पे बनी की बनी ही रहती है, अब उसका कोई भी यहाँ तक काम नहीं होता। अब बचती कौन सी बेटा, ये जो आपकी प्राथमिक बीजाणु कोशिका होती है ना। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब यही जो गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका रहेगी, ये क्या करेगी, विभाजन को दर्शाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा 2n है, अभी तक ये क्या है 2n ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा विभाजन, तो मानो यहाँ पे इस बीजांड के अंदर अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस बीजांड के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, ठीक है। मानो ये बीजांड है और इस बीजांड के अंदर कौन सी सेल्स बनेगी, सिर्फ एक ही सेल्स रहेगी। अब ये सेल्स क्या करेगी, वापस से विभाजन, ठीक है। अब ये क्या करेगी, वापस से विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्ध, क्योंकि ये जो है सेल्स है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही है, ठीक। अब ये क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से ये कितने को बनाएगी, 2 को बनाएगी, ठीक है। तो एक से कितने बन गए यहाँ पे, है ना, तो एक से कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2 का निर्माण हो गया, ठीक। एक से कितने बने, 2। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ये है आपकी बेटा 2n, है ना, और ये चेंज हो गई है n में, है ना, 2n प्लस n, यहाँ पे n है। अब ये आपका क्या है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, ठीक है, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब वापस से क्या होगा, वापस से विभाजन होगा अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा। तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4, ठीक है। जब अर्धसूत्री सेकंड वापस से विभाजन होगा तो 2 से कितनी बनेंगी, 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये चारों क्या है, n ही है, ठीक है, ये भी n है, ठीक है, ये भी n है और ये भी n है, ठीक है। अब इन n में से, ठीक है, ऊपर की जो सेल्स होती है ना, इनमें की जो 3 कोशिकाएं होती है, ये जो गुरु बीजाणु, ठीक है, इनसे अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जन्म। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4 जो गुरु बीजाणु का, ठीक है, ये चारों आपके क्या है, गुरु बीजाणु, ठीक है, क्या है, गुरु बीजाणु। अब ये चारों गुरु बीजाणु में क्या होगा, ये 3 जो होंगे, ठीक है, 3 निष्क्रिय हो जाएंगे, बचेगा ये 1, ठीक है, क्या बचेगा, 3 निष्क्रिय हो जाएंगे, बचेगा 1। अब बचेगा 1 तो बचने के बाद यहाँ पे ये संरचना बनेगी, ठीक है ना, ये संरचना बनेगी। अब इस संरचना में आपको 3 तो निष्क्रिय हो गई, बची कितनी, 1, ठीक है, वापस से कितनी बच गई बेटा, 1 बच गई। अब यहाँ पे बेटा जो विभाजन होगा, ये जो विभाजन को दर्शाएंगे, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन, क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और ये समसूत्री जो विभाजन होगा, सिर्फ किसका होगा, केंद्रक का विभाजन, ठीक है, सिर्फ विभाजन किसका होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। अब मानो, अब यहाँ पे जब एक समसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 2, 2 से कितनी बनती है, 4, 4 से कितनी बनती है, 8, ठीक। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, ठीक, क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन देखो क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगी, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार का, ठीक। तो जब 1 होगा तो 1 से कितनी बन जाएंगी, 2, यानी कि 1 ऊपर चले और 1 नीचे, ठीक। फिर वापस से जब होगा, वापस से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्र, यानी कि माइटोसिस डिवीजन ही होगा। कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो फिर वापस से कितने बन जाएंगे,
ठीक है, देखो वापस से कितनी बनेंगी ये देखो। ठीक, अब यहाँ पे जब एक बार इस गुरु बीजाणु में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, और कौन सा समसूत्री विभाजन, सिर्फ केंद्रक का समसूत्री। ठीक है, सिर्फ किसका विभाजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन से कितनी बनी, 2, तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4। ठीक है, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, अब जैसे ही वापस से विभाजन, फिर ठीक है वापस से भी यहाँ पे कौन सा ही विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन ही होगा। तो 2, 2 से कितनी बन जाएंगी, 8, तो 4 ऊपर की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 4 निभागीय द्वार की तरफ और 4 कहाँ आ जाएंगी, बीजांड द्वार की तरफ। ठीक, कुछ इस प्रकार की यहाँ पे ये संरचनाएं बन जाती हैं। अब यहाँ पे ये संरचना बनने के बाद अब यहाँ पे हो जाता है भ्रूणपोष का निर्माण, यानी कि एक अलग ही व्यवस्थित क्रम में हो जाती हैं। और ये जो इनका व्यवस्थित क्रम होता है, आप देखोगे कि एक बीजांड है। ठीक है, अगर एक बीजांड है, ये इसका भ्रूणकोष होता है। ठीक है, ये तो ये जो बीजांड की संरचना होती है आपको अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका एक व्यवस्थित क्रम हो जाएगा, इसके अंदर इस भ्रूणकोष का, इस बीजांड काय के अंदर इस भ्रूणकोष का निर्माण हो जाएगा। और भ्रूणकोष का निर्माण होने के बाद इनका जो सेल का अरेंजमेंट भी होता है वो भी अलग तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, 3 जो सेल्स, 3 कोशिका और 3 जो केंद्रक हो जाएंगे, ये किसके, निभाग की तरफ। ठीक है, निभाग की तरफ चले जाएंगे। जो 2 केंद्रक होते हैं ये बीच में आके व्यवस्थित हो जाएंगे, जो द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। और 3 केंद्रक जो होते हैं कहाँ जाते हैं, अंड द्वार, बीजांड द्वार की तरफ। और उसी में का एक जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा आकार में चेंज होके वो बना लेता है अंड कोशिका को। और इसी तीनों को हम कहते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। ठीक है बेटा, तो यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि गुरु बीजाणु जनन की क्या करना, आपको पूरा विस्तार से लिखना है। तो क्या देखोगे, गुरु बीजाणु जनन की कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ठीक है, पहले क्या हुआ, आपने इस स्त्रीकेसर में देखते हो, इस स्त्रीकेसर के अंदर होते हैं बीजांड, बीजांड के अंदर होते हैं बीजाणु उत्तक। इसी बीजाणु उत्तक की एक सेल जो हाइपोडर्मस सेल्स होती है, ये अपने आकार को बढ़ा देती है। आकार को बढ़ाने के बाद पर पशु केशिका में आर्किस्पोरियल चेंज में हो जाती है। इसके बाद ये करती है समसूत्री विभाजन, जिससे समसूत्री विभाजन से एक सेल से 2 सेल्स बनती है। एक बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक होती है प्राथमिक बीजाणु कोशिका, गुरु बीजाणु कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है, यहाँ पे 2 सेल्स नजर आई, एक या तो बनी की बनी रह जाती है या तो निष्क्रिय रह जाती है। दूसरी बचती है, ये वापस से क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री से 2 बनती है और जब वापस से अर्धसूत्री होता है तो 4 बनती है। 4 बनने के बाद 3 निष्क्रिय हो जाती, एक ही गुरु बीजाणु बचता है। अब इस गुरु बीजाणु में एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि सिर्फ इनका क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होता है। अब जैसे ही केंद्रक का विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब 4 से 8 बनने के बाद इनका एक व्यवस्थित क्रम हो जाता है और ये क्रम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बीजांड का संरचना। तो कभी कभी आपका बीजांड का संरचना भी पूछ लिया जाता है। अब यही भ्रूणकोष को यही बाहर निकाल दोगे और ये अंदर। ठीक है, क्लियर, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझ लेना। अब दूसरा है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बेटा इसके भी बहुत ज्यादा चांस, हाँ बस फर्क इतना होगा बेटा कि या तो आपका गुरु बीजाणु जनन पूछेगा या तो लघु बीजाणु जनन पूछेगा। लेकिन ये दोनों आपके जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका आना ही आना, एक में से पक्का आना है, चाहे ये गुरु बीजाणु आए चाहे लघु बीजाणु जनन आए, लेकिन आना ही आना है। ठीक है, तो मेरा लाने का उद्देश्य यही है कि आपके कम से कम ये 2 टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर तो हो जाए, है ना। अब पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। अब यहाँ पे जो पुष्पी पादपों में जो लघु बीजाणु जनन का एक चित्र के माध्यम से आपको उसको सचित्र वर्णन करके इसको दर्शाना है। ठीक है, मान लो आपको डायग्राम नहीं आता तो भी आप लिख भी सकते, तो भी कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आप डायग्राम से दर्शाते तो वो अलग ही बात होती है। ठीक, देखो अब इनमें क्या होगा, ये जो बनते हैं किसमें, पुंकेसर। ठीक,
इस पुंकेसर का जब सेक्शन कट करते हो, सेक्शन कट करने पे कुछ ये संरचनाएं आती है ना, जिसमें आपको 4 लोब्स दिखाई देती है। और इस लोब्स में, ठीक है, इन्हीं लोब्स में आपके होते हैं बीजाणु जनन ऊतक। क्या होते हैं? बीजाणु जनन ऊतक। इसमें भी आपके होंगे बीजाणु जनन ऊतक, इसमें भी होंगे बीजाणु जनन ऊतक। ठीक, मानो आप एक का संरचना लो, ठीक, एक का देखोगे तो कुछ ये संरचना जो आएगी इस प्रकार की। ठीक, अब इसके अंदर क्या है? ये बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, क्या है? बीजाणु जनन या बीजाणु ऊतक ही बोल दो। ठीक, अब ये बीजाणु ऊतक क्या है आपके? 2 या नहीं है। सेम कुछ जो प्रोसेस है आपकी किसकी? गुरु बीजाणु जनन की ही तरह है। ठीक है, अब यहाँ की भी एक हाइपोडर्मल सेल, मान लो यहाँ की हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, कौन सी सेल? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल्स ये क्या करेगी? अपने आकार को बढ़ाएगी। आकार को बढ़ाने के बाद ये चेंज हो जाती है किसमें? परपसु में। किसमें? परपसु कोशिका में। अब जैसे ही ये परपसु कोशिका में चेंज होगी, ठीक है, तो ये परपसु कोशिका को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये परपसु कोशिका में चेंज होगी तो ये वापस से करेगी बेटा समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे जो विभाजन होगा वो विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री। ठीक है, अब अगर बेटा यहाँ पे समसूत्री हो रहा है तो इनमें गुणसूत्र जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर अर्धसूत्री जब विभाजन होता तो यहाँ पे गुणसूत्र में क्या हो जाता? चेंजिंग आती। ठीक है, अगर क्या होता? अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता तो ये आधा होती, और अगर समसूत्री है तो यहाँ पे कोई भी आधा नहीं होगी, ये बराबर ही होगी। तो यहाँ पे जब होगा समसूत्री विभाजन तो ये वापस से, मैं क्या बोली कि वापस से सारी जो टॉपिक है उसी तरह है, तो ये बनाएंगी प्राइमरी लेयर सेल, है ना, यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और ये बना देंगी लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है बेटा, अभी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि गुरु बीजाणु जनन में ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी इसका कोई भी काम नहीं था ना, लेकिन ये जो यहाँ पे इस प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये बनाती है चार लेयर को। ठीक है, ये क्या बनाती है? 4 लेयर को। 4 लेयर कौन कौन सी? ठीक है, पहला बनाती है बाह्य त्वचा। ठीक है, पहली क्या बनाती है? बाह्य त्वचा। ठीक, पहला क्या बनाएगी? बाह्य त्वचा। दूसरा होती है बाह्य त्वचा के अंदर लेयर होती है अंतःस्थितियम। क्या होती है? अंतःस्थितियम की लेयर। ओके, इसके बाद अंतःस्थितियम के बाद कौन सी लेयर आ जाती है? मध्य परत। ठीक है, कौन सी लेयर आ जाएगी? मध्य परत। और मध्य परत के बाद एक लेयर और प्रेजेंट होती है जो होती है टैपेटम। लेकिन आपने क्या देखा, जो गुरु बीजाणु जनन में ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका या तो ये निष्क्रिय हो गई है या तो इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन जब ये लघु बीजाणु जनन में आ रही है तो ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका ये 4 लेयर को बना रही है। बाह्य त्वचा, ठीक है, अंतःस्थितियम, मध्य परत और टैपेटम। तो बाह्य त्वचा सबसे बाहर की लेयर हो जाती है, उसके बाद बाह्य त्वचा के बाद आती है अंतःस्थितियम, और अंतःस्थितियम के बाद आता है मध्य परत, और मध्य परत के बाद सबसे अंदर की जो लेयर आती है वो टैपेटम। और ये टैपेटम की जो लेयर होती है, जो लोब्स होती है, जो गुरु बीजाणु धानियां होती हैं, उनको घेरी हुई रहती है। मानो यानी कि कुछ यहाँ पे इस प्रकार होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार। ठीक है, होगा क्या? जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो 3 लेयर्स को बनाएंगे। ठीक, देखो मानो ये बेटा क्या है आपकी? ये आपकी है लघु बीजाणु धानी। ठीक, लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी में देखना क्या होगा,
सबसे जो इसकी प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये बनाएगी एक लेयर को, ठीक है। और इसकी कई सारी लेयर्स होती हैं, इसको हम कहते हैं टैपेटम की लेयर, ठीक है। ठीक है, कौन सी लेयर आ जाएगी, ये टैपेटम। और ये टैपेटम की जो लेयर होती है, बाकी में तो केंद्रक नहीं होते, लेकिन इनमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं। इसके बाद सेकेंड लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मध्य परत, ठीक है। इसके बाद कौन सी लेयर आती है, सेकेंड लेयर, और इस सेकेंड लेयर को हम कहते हैं मध्य परत। मानो ये है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सी लेयर आ गई, ये मध्य परत आ गई। फिर मध्य परत के बाद एक और लेयर होती है, वो होती है आपकी अंतःस्थितियां, ठीक है। मानो ये क्या हो गई, अंतःस्थितियां, ठीक है। फिर अंतःस्थितियों के बाद एक लेयर और होती है जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये 4 लेयर का निर्माण करती है। ये होती है बाह्य त्वचा, ठीक है, ये होगी बाह्य त्वचा, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये इसकी है अंतःस्थितियम, ठीक है, अंतःस्थितियम। और यहाँ पे ये है मध्य परत, ठीक है, क्या हो जाएगी, मध्य परत। और सबसे अंदर हो जाएगी ये टेपिटम। यही टेपिटम क्या करेगी, जब देखो अब टेपिटम का वर्क भी आएगा। अब क्या आएगा, अब ये तो बेटा जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी इन्होंने क्या की, 4 लेयर को बना दी। अब बची कौन सी, गुरु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मानो ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक। अभी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है बेटा ये आपकी क्या है, 2n है ना, क्या है, 2n। अब इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जैसे ही अर्धसूत्री होगा ये 2 सेल्स में टूट जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री, कौन से विभाजन, अर्धसूत्री, ठीक। अब अर्धसूत्री जब विभाजन हो रहा है तो ये क्या हो जा रही है, 2n से किस में चेंज हो गई, n में। ये क्या बन गई, n में। अब वापस से जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी निर्माण हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 से कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4। और एक जाएंगे कहाँ, ये आ जाएंगे आपके लघु बीजाणु, ठीक है। ये यही जो उत्तक होंगे ये इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, ठीक। कितने बन गए, 4। तो ये है आपके लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। और ये कैसे हैं, n है यानी कि अगुणित है। और यही अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं इनको परिवर्धनशील बनाने के लिए, किसमें परिवर्धनशील बनाने के लिए, इसको परागकण में, ठीक है, किसमें, परागकण में, इसके परिपक्वन के लिए, इसको परिपक्वन के लिए इस कौन देता है, इस लघु बीजाणु को, ये टेपिटम की जो लेयर होती है ये देती है पोषण, जिससे इसका क्या हो जाता है, परिपक्वन। और जैसे ही परिपक्वन होता है परागकण का स्फुटन होने लगता है, और स्फुटन के बाद यही परागकण परागण के द्वारा पुंकेसर से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पुंकेसर से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते, जिससे परागण की क्रिया होती है और एक विशेष प्रकार का निषेचन होता है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब डिफिनेशन लिखनी होगी तो आप पहले क्या लिखोगे, लघु बीजाणु जनन की डिफिनेशन।
तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार लिख दोगे। अब आपको पूरा विस्तार लिखना होगा, तो सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पराग कोश के अंदर, ठीक है, इस गुरु बीजाणु धानी में या सॉरी लघु बीजाणु धानी में बीजाणु उत्तक कोशिका की एक जो अधोस्तरी कोशिका होती है वो अपने आकार को बढ़ा देती है, उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल क्या करती है, परपशु कोशिका में चेंज हो जाती है। जब अपने आकार को ये बढ़ाती है तो आकार को बढ़ाने के बाद एक विशेष ही संरचना में आती है और वो संरचना होती है परपशु कोशिका। फिर परपशु कोशिका जो बनती है उनमें होता है समसूत्र विभाजन। तो समसूत्र विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, फिर आगे क्या लिखोगे कि प्राथमिक भित्ति कोशिका से जो होती है वो 4 परत का निर्माण करती है, एक बाह्य त्वचा का, अंतःस्थितियम का, मध्य परत का, टेपटम का। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये अर्धसूत्री जब इनमें फर्स्ट विभाजन होता है तो 2 से कितनी हो जाती है, 1 से कितनी हो जाती है 2। ठीक है, फिर वापस से जब अर्धसूत्री सेकेंड होता है, ठीक है, जब वापस से क्या होता है अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है तो ये 2 से कितनी बन जाती है 4। तो यहाँ पे 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है और इनकी जो टेपटम की लेयर होती है ये लघु बीजाणु को परिवर्धनशील बनाने में हेल्प करती है, यानी कि परागकण को या लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती है, जिससे कि ये परागकण एकदम परिपक्व हो जाते हैं और जैसे ही परिपक्व होते हैं तो इस फुटते यानी कि फट जाते हैं और फटने के बाद परागकण नीचे गिरने लगते हैं या पुंकेसर पे ही लगे रहते हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई भी कीट पतंगा बैठता है तो उसकी बॉडी में वो परागकण क्योंकि परागकण एक पाउडर महीन पीला पदार्थ है, वो बॉडी में चिपक जाता है और फिर चिपकने के बाद किसी भी स्टिग्मा पे जाएगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाती है। सिंपल से इसके अलावा आपको कुछ लिखने ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप खुद से लिख लेंगे, खुद से डायग्राम भी बना लेंगे, खुद से लिख भी लेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब। ठीक है, अब इसी तरह जब गुरु बीजाणु का पूरा लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखोगे कि जो बीजांड काय के अंदर बीजाणु जन्य उत्तक की कोशिकाओं में की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है या जो मृदु उत्तक कोशिका की जो अधोस्तरी कोशिका होती है वो अपने आकार को बढ़ा के परपशु कोशिका में चेंज हो जाती है। परपशु कोशिका समसूत्री विभाजन के दौरान 2 सेल्स का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका या तो नष्ट हो जाती या तो बीजांड काय के अंदर ही रहती है, बचती है गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, क्या होती है गुरु बीजाणु जनन कोशिका, ये होती है इनमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन। तो पहला जब अर्धसूत्री होता है तो ये 1 से 2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 से कितने में चेंज हो जाती है 4 में। ठीक है, यहां से है। ठीक, तो 2 से कितनी बन गई 1 से कितनी बनती है 2, फिर वापस से अर्धसूत्री सेकेंड होता है तो 2 से 4 बनती है। तो यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन 4 में से 3 निष्क्रिय हो जाती है, बचती कितनी है 2। ठीक, अब 2 में से बचती 1 है। तो ये गुरु बीजाणु कोशिका में एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। तो इनका एक न्यूक्लियस जो होता है वो एक बार समसूत्री विभाजन करता है तो 2 से 4, 4 से 8 और 8 जब बनता है तो एक भ्रूण कोश का यानी कि मादा युग्मोद्भिद का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये आपका बेटा ये जो भ्रूण कोश है इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, क्या बोलते हैं भ्रूण कोश, या इसको हम ये भी कहते हैं मादा युग्मोद्भिद। युग्मकोद्भिद, क्यों मादा युग्मोद्भिद हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर होती है ये अंड कोशिका। तो एक मादा युग्मोद जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, तो वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये दोनों जो आपके क्वेश्चन है, ये दोनों आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो आप सभी को, क्योंकि ये एक साथ तो नहीं पूछेंगे, हाँ एक साथ तब पूछ सकते हैं जब
एक आपका लॉन्ग में पूछ दे और एक आपका शॉर्ट में पूछ दे, लेकिन आने ही आने हैं। और इससे ये दो टॉपिक बेटा ऐसे टॉपिक है, इन्हीं से शॉर्ट भी आते हैं, इन्हीं से लॉन्ग भी आते हैं, इनमें से सब्जेक्टिव भी आने के चांस है और इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी आने के चांस है। इसीलिए मैं दो ऐसे आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ कि दो आप करो, लेकिन दो के साथ साथ आपके कई सारे हेल्प भी हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।